हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक नया चैनल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये बेसिकली मेरे एल्डर ब्रदर का है। वो इंग्लिश सिखाते हैं, तो जाहिर है काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं मगर आसानी से नहीं सीख पाते हैं। तो उसके लिए ये एक चैनल है, इसको आप देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो और इस चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मार्केट एंड कंपटीशन। बेसिकली ये मार्केट्स एंड कंपटीशन बीए का टॉपिक है, लेकिन जाहिर है जो भी इससे फायदा उठा सके वो उठा सकता है। तो इसके अंदर बात करेंगे हम कि मार्केट क्या होती है और वो किस तरह से एक मार्केट कंपटीशन में चेंज होती है। आप जनरली अगर बात करें कि एक जर्नल थॉट मार्केट का क्या होता है, जब हम कहें कि ये मार्केट है तो मार्केट का क्या मतलब होता है। हम मान के चलते हैं कि बहुत सारी एक मार्केट होगी, बहुत सारी दुकानें होंगी, दोनों तरफ चलने का रास्ता होगा। वहाँ कुछ बड़ी दुकानें हैं, कुछ छोटी दुकानें हैं, कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ तक कि हम लोग हॉकर्स होते हैं जो ढकेल पर सामान रख के बेचते हैं। वो सारी चीज़ें हम मानकर चलते हैं कि ये इकोनॉमिक्स मार्केट होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट का कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है। यहां क्या है? मार्केट इज ए प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन गैदर टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी प्लेस, कोई भी जगह जहां पर बायर्स एंड सेलर, बेचने वाला और खरीदने वाला, कोई भी जगह जहां एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला दोनों आकर एक इंटरेक्शन करें और वो ट्रांजेक्शन करें, लेन देन का, गुड्स और पैसे के अंदर या सर्विसेज में, किसी भी चीज में, तो उसको हम मार्केट कहते हैं। ये डायरेक्ट भी हो सकता है, यानी मैं डायरेक्ट, अगर मैं परचेजर हूं तो मैं डायरेक्ट सेलर से कांटेक्ट कर लूं, ये भी एक तरीका है। जैसे रिटेल पर हम लोग करते हैं, हम दुकानों वगैरह पर जाते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं, पैसा देते हैं, चीज ले लेते हैं। लेकिन वर्चुअल भी होता है, जहां फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, हम किसी और के थ्रू कर रहे हैं। यानी हम एक अमेज़न पे कोई चीज हम ऑर्डर कर दें तो वो वर्चुअल होगी। तो ये फिजिकल भी हो सकता है कांटेक्ट और वर्चुअल भी, किसी भी तरीके से। लेकिन यहां पर अब चाहे वो आप डायरेक्ट कर रहे हो या किसी मीडिएटर के थ्रू कर रहे हो, सब आपने किसी से कहा कि उसके थ्रू मैंने ये खरीदा, वो भी एक वर्चुअल में आ जाएगा आपका। ठीक है, और इन ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, गुड्स हैं, गुड्स ट्रांजैक्शन होती है, सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है, इंफॉर्मेशन आप खरीदते हैं। आप मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन किसी लाइब्रेरी से खरीद रहे हैं, आपने सब्सक्राइब किया किसी लाइब्रेरी को, आपने इंफॉर्मेशन खरीदी। करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन होता है, डॉलर खरीदी रुपए से या कुछ भी, या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसके अंदर ये सारे ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। अगली बात ये कि देखिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए मतलब दो पार्टीज का होना जरूरी है, सेलर और बायर। ठीक है, यानी एक दो या एक दो कुछ भी कर लीजिए, दो अगर पार्टीज हैं तो आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि मार्केट के अंदर कंपटीशन होता है और कंपटीशन में अपने आप प्राइस डिटरमिन हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर एक तीसरी पार्टी का होना जरूरी है। यानी आपके पास मान लीजिए दो सेलर हैं, एक सेलर ये हो गया और एक सेलर ये हो गया, 1 2। अब ये दोनों कॉम्पीट करेंगे अपना प्रोडक्ट इस बायर को सेल करने के लिए। तो यानी दो पार्टीज ट्रांजैक्शन कर सकती हैं, लेकिन कंपटीशन क्रिएट करने के लिए आपको तीसरी पार्टी का होना जरूरी है। अगर आप इधर मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात करें तो वो कहते हैं मार्केट कोई बेसिकली प्लेस है नहीं, कोई जगह नहीं है, पर्टिकुलर एरिया नहीं कि ये मार्केट है, नहीं। वो कहते हैं कि होल ज्योग्राफिकल एरिया इज कंसीडर्ड टू बी द मार्केट, जहां पर कोई भी बायर्स सेलर्स आपस में मिले और ट्रांजैक्शन करें। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कैटल मार्केट का, जिसको हम लोग जनरली इंडियन लैंग्वेज में कहते हैं जानवरों की पैंट लगी है ना। आप जब जानवरों की मार्केट में जाइए तो एक खुला हुआ मैदान होता है, वहां पर अपने घोड़ा, भैंस, ये सब बेचने वाले आ जाते हैं, बकरी, और इधर से खरीदने वाले आ जाते हैं। वहां कोई मार्केट नहीं है, वहां पर कोई बनी हुई दुकानें नहीं है, कुछ नहीं है। बस लोग आते हैं, अपना पैसा दिया, जानवर लिया और चले गए, कैटल लेकर चले जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से होती है। ये बड़ा कैटल मार्केट कहलाता है। ये मार्केट का एक बेहतरीन उदाहरण है, बेहतरीन एग्जाम्पल है।
अब आपने कभी नहीं देखा होगा कि आप एक बकरी खरीदने जाएं तो एक बहुत खूबसूरत सा शोरूम है और शोरूम के अंदर एक बकरी बैठी हुई है यूं करके, और आप बकरी खरीदने के जाइए, बकरी चाहिए, भैंस चाहिए, नहीं बिकती शोरूम में। तो सिर्फ शोरूम होना मार्केट नहीं है, कोई भी जगह जहां बायर्स और सेलर्स साथ में आ जाएं वो मार्केट कहलाती है। इसके ऊपर कॉर्नो ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। कॉर्नो के वर्ड्स में पढ़कर बता रहा हूं। कॉर्नो ने कहा कि इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड बाय द मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस। इकोनॉमिस्ट जो है वो मार्केट से, इकोनॉमिस्ट मार्केट को एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं समझते, नहीं मानते हैं वो उसको, जहां पर थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड, बट द होल ऑफ द रीजन in which buyers and sellers are in such free intercourse with one another that the price of the same goods tend to equalize easily and quickly. एरिया है जहां पर बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स आकर दोनों एक फ्री इंटरकोर्स में आते हैं, फ्री कांटेक्ट में आते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, और जिससे उनके ट्रांजैक्शन से कहीं डिमांड ज्यादा कहीं डिमांड कम, तो जिसकी डिमांड ज्यादा उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़े, जिसकी प्राइस जो डिमांड कम है उसके घटे। इस तरीके से वहां पर एक इक्विलिब्रियम निकल के आ जाता है, प्राइस इक्वल हो जाते हैं, इजीली डिटरमिन हो जाते हैं और ये काम क्विकली होने लगता है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हम एक मार्केट की बात कर रहे हैं कि हमने कि ये मार्केट बेसिकली आइडिया मार्केट का होता क्या है। जाहिर है मार्केट के कुछ फीचर्स भी होते हैं जिससे हम पहचाने कि ये मार्केट है। फीचर्स ऑफ मार्केट, ठीक है। देखिए पहला फीचर है कि हम मार्केट जब भी मानकर चलते हैं तो वहां पर हम मान के चलते हैं वन कमोडिटी। वन कमोडिटी, हम एक कमोडिटी को लेकर चलते हैं। जहां मार्केट है वहां पर एक कमोडिटी को, जैसे हम बात करें कि गोल्ड मार्केट है ना, व्हीट मार्केट है, राइस मार्केट है, टी मार्केट है, हम पर्टिकुलरली एक मार्केट को लेकर, एक प्रोडक्ट को लेकर चलते हैं। कार मार्केट आजकल बहुत उठ रहा है ना। एक्सपोर्ट मार्केट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बहुत चल रहा है। क्लोथ मार्केट आजकल बहुत चल रहा है। क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट मार्केट में आजकल पैसा ज्यादा है। अब देखिए हम पर्टिकुलर, जब हम मार्केट को यूज करेंगे तो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को यूज करते हैं। तो बेसिकली हम जब कहें मार्केट, तो मार्केट जाहिर हम कह रहे हैं मार्केट में आप जाइए सारी चीजें बिक रही हैं, हम उसको मार्केट कह रहे हैं। आइडिया वहीं से लिया गया, लेकिन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि मार्केट अगर हम कहें तो वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की होती है। कैटल मार्केट हमने कहा, जैसे मैंने कहा कि आप दिख जाइए बहुत बड़े मैदान में जानवर बिक रहे होंगे, कैटल मार्केट है। ठीक है, तो मार्केट होने के लिए सबसे पहली शर्त है कि वहां पर एक कम्युनिटी होनी चाहिए, कोई एक प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरा एरिया। एरिया का मतलब यह है कि आप जाहिर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो कोई जगह तो आपको चाहिए होगी, ठीक है। लेकिन यहां अब इकोनॉमिक्स में हम ये मानकर चलते हैं कि कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, कोई भी एरिया जहां पर हम ट्रांजैक्शन करें, वहां पर जहां भी हम बायर एंड सेलर मिलकर कोई भी ट्रांजैक्शन करें, जो भी ये ऑपरेशन जहां भी होगा वो मार्केट कहलाएगा, कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं होता। तीसरी इसकी करेक्टर फीचर है कि जाहिर है कोई भी मार्केट को होने के लिए बायर्स और सेलर्स का होना जरूरी है। बायर्स एंड सेलर्स, तो जाहिर है एक मार्केट जब हम कह रहे हैं कि कहीं पर मार्केट होनी चाहिए, तो उस मार्केट के अंदर सही है जब तक बायर्स और सेलर डायरेक्ट नहीं होंगे। आप एक एग्जांपल लीजिए, आपने एक जगह पर कुछ सेलर्स को बुलाया और वहां फेंसिंग कर दी कि ये लोग बेचने के लिए आए हैं, और फेंसिंग कर दी, अब कोई नहीं आ सकता, तो वो वहां क्या करेंगे? उनका सामान तो नहीं बिकेगा ना वहां पर, तो उनके साथ बायर्स का आना जरूरी है। या आप एक बायर्स को एक जगह बंद कर दीजिए कि साहब बस यहीं आप खरीद लीजिए, लेकिन कोई सेलर नहीं है, तो वो मार्केट कैसे बनेगी? वो क्या खरीदेंगे? नहीं खरीद सकते ना, ठीक है। तो कोई भी मार्केट बनने के लिए बायर्स और सेलर्स दोनों का होना बहुत जरूरी है। चौथा है, हम ये ज्यादातर अज्यूम करके चलते हैं, ज्यादातर थ्योरीज देखिए आप, हम मान के चलते हैं कि सब में परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन हम मार के चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उनका ओपिनियन ये है कि किसी भी मार्केट के अंदर जरूरी नहीं है कि परफेक्ट कंपटीशन ही हो, इम्परफेक्ट कंपटीशन भी हो सकता है। तो हमने यहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मार्केट परफेक्ट हो सकती है या इम्परफेक्ट भी हो सकती है।
तीसरा अगला क्या है? बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स और सेलर्स के बीच में बिजनेस रिलेशन होने चाहिए। बिजनेस रिलेशन का क्या मतलब है? इकोनॉमिक रिलेशन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब एक बायर आया है और वो बिना पैसे की चीजें बांटने लगा, तो वो फिलांथ्रोपिस्ट हो गया, वो सेलर नहीं हुआ। वो एक ऐसा अमीर आदमी हो गया जो गरीबों को चीजें बांट रहा है। ठीक है, तो यहां बिजनेस ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। तो बायर्स और सेलर के बीच में बिजनेस ट्रांजैक्शन हो कि वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो पैसे के लिए ही बेच रहा है, तभी ये मार्केट कहलाएगी। अगली बात, परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की। बायर्स और सेलर दोनों को मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। क्या हैबिट्स हैं, क्या टेस्ट है कंज्यूमर का, क्या फैशन चल रहा है, उसी हिसाब से जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट को तैयार करेगा और मार्केट लेकर आएगा। अदरवाइज होगा क्या, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बना के ले जाएं जिससे कोई खरीद ही नहीं रहा, तो आपका कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा, आप अकेले बैठे रहिए और आ जाइए। वही वाली बात हो गई, फेंसिंग के अंदर किसी सेलर को बंद कर दीजिए। तो आप वहां नॉलेज होना जरूरी है ताकि ट्रांजैक्शन हो सके। और आखिरी बात, इसमें आप ये मान के चलिए कि जो हमारा मॉनेटरी सिस्टम है वो साउंड होना चाहिए। साउंड मॉनेटरी सिस्टम। जो बेसिकली मॉनेटरी सिस्टम, हम मनी एक्सचेंज सिस्टम को बात कर रहे हैं कि जो हमारी मनी एक्सचेंज हो रही है एक करेंसी से दूसरी करेंसी में, वो साउंड होना चाहिए। अदरवाइज आप उस प्रोडक्ट को, अगर आप अमेजोन से कोई चीज खरीद रहे हैं तो आप तो जाहिर अपने अकाउंट से करते हैं, तो आप रुपए में पेमेंट कर देते हैं। बेसिकली जो सेलर को जा रहा है वो डॉलर में जा रहा है, अगर आप अमेरिका से प्रोडक्ट आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम होना चाहिए, अदरवाइज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, इकोनॉमिक्स यार हम पढ़ रहे, जनरली तो आप मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ भी मान के चलिए, ये बिक रही है, ये बिक रही है, ये बिक रही है, ये स्ट्रक्चर है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर हम मार्केट को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द डिग्री एंड नेचर ऑफ कंपटीशन। यानी कोई भी मार्केट किस लेवल पर कॉम्पीट कर रही है। यानी बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं, एक बायर है या एक सेलर है, कुछ बायर है, अलग अलग है, तो क्या डिग्री और नेचर है कंपटीशन का, इसके ऊपर हमने अपनी मार्केट को क्लासिफाई किया है, जिसको आप टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखें, इसके अंदर स्ट्रक्चर में कौन कौन से आ जाते हैं। ये सारी मार्केट आपने पढ़ी होंगी पहले, मैं यहां सिर्फ सबका एक आइडिया दूंगा, बताऊंगा कौन सी मार्केट है और उनके क्या फीचर्स हैं, डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं, जैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जो बायर हैं और सेलर है ये बहुत सारे होने चाहिए, मतलब ना आपकी बायर की कोई गिनती है ना सेलर्स की कोई गिनती है। जो प्रोडक्ट है इनका वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। सारे के सारे लोग सिर्फ एक सा सामान बेच रहे हैं, सारे प्रोड्यूसर सारे सेलर एक ही सामान बेच रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन। बायर्स और सेलर को मार्केट की परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, ना बायर बेवकूफ बन सकता है ना सेलर बेवकूफ बन सकता है। ठीक है,
प्राइस टेकर, बायर या सेलर दोनों हैं, वो जो मार्केट के प्रिवेलिंग प्राइसेस होंगे उन्हीं को एक्सेप्ट करेंगे। वो कोई भी ये अपने मार्केट के प्राइसेस को चेंज नहीं करवा सकते। वो ये नहीं कह सकते साहब मैं इतना लूंगा तो आप इसको कम कर दें, या सेलर ये नहीं कर सकता कि साहब तुम इतने लो तो मैं कम कर दूंगा। जो प्राइस अपने आप कोई प्राइस सेट नहीं कर सकते। दरअसल इतने ज्यादा प्रोड्यूसर्स होते हैं, इतने ज्यादा सेलर होते हैं कि कोई एक अगर मार्केट के प्राइसेस को चेंज करना चाहे, साहब मैंने अपने प्रोडक्ट को सस्ता बेचना शुरू कर दिया, बेच दो, तुम्हारा नुकसान है, मार्केट के प्राइस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो अगली बात, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती। नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसके अंदर हम ये मानकर चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती है और कोई भी फर्म इंडस्ट्री में इंटर कर सकती है और एग्जिट कर सकती है। सो नो बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट। नो बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट। ठीक है। यानी कोई भी फर्म जब चाहे, मैं अगर चाहूं कि साहब मैं ये वाला बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूं तो मैं कर सकता हूं, फौरन स्टार्ट कर लूं, और जब मैं चाहूं कि मुझे मार्केट छोड़नी है तो मैं छोड़ सकता हूं। ये फ्री है, इसके अंदर एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई रेस्ट्रिक्शंस हो जिससे कि मुझे प्रॉब्लम आए। ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आप कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लीजिए, लाइक केटल मार्केट आप ले लीजिए। तो सिर्फ केटल मार्केट की आप बात करें तो वहां पर लार्ज, अब बहुत सारे, एक मार्केट का प्राइस अपने आप हो जाता है। आप मान के चलते हैं कि साहब एक काव का ये रेट चल रहा है, एक बफेलो का ये रेट चल रहा है, मार्केट में क्या रेट है कि साहब ये रेट चल रहे हैं, अपने आप डिटरमिन हुए, किसी ने सेट तो नहीं किए। वहां पर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अपने आप हो जाते हैं। तो सारे लोग, बहुत सारे बायर सेलर हैं, अगर कोई आदमी कोई सस्ता बेचना चाह रहा है तो उससे बाकी मार्केट के प्राइसेस पे असर नहीं पड़ेगा। हम ये मान के चलते हैं हाँ ये रेट चल रहे हैं और वो ऑटोमेटिक डिटरमिन होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका परफेक्ट। अब जाहिर है एक परफेक्ट होगा तो दूसरा इम्परफेक्ट होगा। ठीक है। तो परफेक्ट तो ये है जिसके बारे में हमने भी डिस्कस किया। इसके अलावा जो भी और आते हैं वो सब इम्परफेक्ट में आ जाते हैं। ये तो परफेक्ट हुआ, बाकी सारे इम्परफेक्ट में आ जाते हैं। और इम्परफेक्ट में सबसे पहला आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है। यानी इसमें देखिए क्या आ रही है, मोनोपोली आ रही है प्लस कंपटीशन आ रहा है। यानी कोई एक ऐसा मार्केट है जहां पर मोनोपोली भी है और कंपटीशन भी है, इसीलिए इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा गया। इसके अंदर बेसिकली हर आदमी, हर फर्म अपने प्रोडक्ट को लेके एक छोटी सी मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, आप उसका लीजिए, सोप, साबुन ले लीजिए आप, चाहे वो हैंड वॉश हो या लिक्विड सोप हो या सॉलिड बार हो। आप उसमें देखिए हर फर्म अपनी एक अलग लेकर आती है। लक्स अलग है एकदम। अब दूसरा कोई प्रोडक्ट लीजिए आप, वो कहेगा मेरा प्रोडक्ट एकदम अलग है ना। तो ये जितनी भी फर्म्स हैं ये कहती हैं कि मेरा प्रोडक्ट बाकियों से अलग है, तो वो उसको एक छोटी सी मोनोपोली होती है। लेकिन कंपटीशन होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फर्म होती हैं। इसके फीचर्स की हम बात करें तो इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होगा। लार्ज नंबर ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बायर्स एंड सेलर्स। क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर भी कंपटीशन होता है। लेकिन हर आदमी कहता है कि साहब मेरी जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो दूसरों से अच्छा है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बहुत सारे हैं, लेकिन नहीं, थम्स अप बेस्ट है। मैं अपने आप की मोनोपोली लेके चला जाऊं, होती है मोनोपोली लेके चलते हैं कुछ टाइम तक। लेकिन होता क्या है कि मैंने कोई नया एडिशन किया और मैं मोनोपोली पर आ गया, वो कुछ टाइम के लिए मोनोपोली होती है, इसलिए इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा जाता है। होता क्या है कि जब मैंने वो ऐड कर लिया अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो कुछ टाइम बाद दूसरे लोग भी उस चीज को ऐड करने लगते हैं और मेरी मोनोपोली खत्म हो जाती है। इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है।
डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्ट सेम है, यूज उसका सेम है, लेकिन स्मेल, पैकिंग और कुछ अलग पैरामीटर्स में, कलर्स इनमें अलग अलग होता है। वो जैसे मैंने सोप का एग्जांपल दिया, हर सोप अलग होते हैं, स्मेल अलग है, साइज थोड़े बहुत अलग हैं, पैकिंग अलग है। तो यहां ये जो प्रोडक्ट है वो यूज सेम है लेकिन डिफरेंशिएटेड है, इसीलिए इसको डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट किया गया, कंप्लीटली डिफरेंट नहीं कहा गया और ना इसको होमोजीनियस कहा गया। डिफरेंशिएटेड होता है मतलब डिफरेंस इन सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और द पैरामीटर, नॉट द प्रोडक्ट इज एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, इसीलिए कंपटीशन होता है, इसीलिए वो एक प्रोडक्ट क्योंकि थोड़ा सा चेंज कर सकता है तो वो मोनोपोली ले आता है कुछ टाइम के लिए, इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो जाता है। बात करिए आप इसमें सेलिंग कॉस्ट की, तो यहां पर सेलिंग कॉस्ट होती है, यहां सेलिंग कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि यहां अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ज्यादा से ज्यादा फेमरलाइज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ते हैं और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट अच्छी खासी आती है। तो इस मार्केट के अंदर सेलिंग कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। आप एडवर्टाइज कीजिए, बैनर्स, टीवी, रेडियो, सब जगह पर होर्डिंग्स लगी हुई हैं, तो वो सारी की सारी आप डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं, और जितना आप पैसा लगाएंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा ये दूसरी लोगों के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तीसरी बात है, अगली बात है इसकी कि इसके अंदर भी एग्जिट और एंट्री और एग्जिट के लिए कोई बैरियर्स नहीं है, नो बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट। मैं जब चाहूं इस इंडस्ट्री में जा सकता हूं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं और जब चाहूं इसको छोड़ सकता हूं, लेकिन यहां लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज होती है, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, इसी वजह से यहां डिफरेंशिएशन आ जाता है लोगों के खरीदने में और लोग प्राइसेस पे ज्यादा कम वाली प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लक्स जो है वो कहता है मेरा सबसे अच्छा साबुन है तो मैं थोड़ा ज्यादा लूंगा, कुछ टाइम के लिए मोनोपोली। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज की वजह से ही कुछ टाइम के लिए मोनोपोली मार्केट के अंदर आ जाती है। प्राइस डिसीजन की बात करें, इसके अंदर प्राइस डिसीजन जो है वो जाहिर है क्योंकि सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो वो एक प्राइस टेकर ही होते हैं मार्केट के, वो भी जाहिर है थोड़ी बहुत मोनोपोली होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, लेकिन आप अगर पूरे ओवरऑल मार्केट इंडस्ट्री पे चले जाएं तो ये लोग प्राइस टेकर होते हैं, ये लोग प्राइस मेकर नहीं होते। ये प्राइस अपने अपने आप ऐसे सेट नहीं कर सकते कि साहब जो चाहूं कर लूं, मार्केट के उठान के या उसके नुकसान फायदे के हिसाब से ही सेट करेंगे। अब अगर मैं पर्टिकुलर साबुन निकालूं कितना अच्छा सही हो, मैं कहता हूं साहब 200 रुपए का एक साबुन है तो कोई नहीं खरीदेगा ना, बहुत सारे 50, 40, 20 रुपए के साबुन मार्केट के अंदर मौजूद है। तो मैं प्राइसेस को अपने चेंज कर सकता हूं लेकिन एक स्केल है, एक रेंज है उसके अंदर ही, ठीक है। और यहां पर जो बेसिकली कंपटीशन होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, ये प्राइस कंपटीशन नहीं होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन। यहां ये लोग जो कॉम्पीट करते हैं उसकी पैकिंग, स्मेल, पैरामीटर्स, अलग अलग चीजों पर यानी क्वालिटी पर कॉम्पीट करते हैं, प्राइसेस के ऊपर नहीं करते। ये नहीं कहते मेरे प्राइस सबसे कम है, नहीं, वो कहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। इसी को हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। अब आ जाइए ओलिगोपोली में। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली एक मार्केट होती है जहां पर कुछ फर्म्स होती हैं, या मतलब यहां पर जो नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं वो थोड़ी होती हैं। फ्यू फर्म्स विद लार्ज मार्केट शेयर, फ्यू फर्म्स विद लार्ज मार्केट शेयर, थोड़ी सी फर्म होंगी लेकिन उनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा होता है। कार इंडस्ट्री को लीजिए आप, कार बनाने वाली अनलिमिटेड फर्म्स नहीं है। अगर आप गिनना शुरू करें आपको याद आएगा तो आप हाथों पर गिन सकते हैं कि इंडिया के अंदर
पर्टिकुलर एक कंट्री के अंदर कितनी कार बनाने वाली फर्म्स हैं, तो ये ओलिगोपोली में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ फर्म्स हैं जो ये काम करती हैं। जाहिर है क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है तो कुछ सेलर्स होने की वजह से उनका शेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर 10 प्रोड्यूसर है कार के तो सारा का सारा प्रोडक्ट सिर्फ 10 में डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर कुछ फर्म होती हैं, यहां पर आप बहुत ज्यादा फर्म्स नहीं ले सकते इस मार्केट के अंदर, तो यहां हाई बैरियर्स टू एंट्री होते हैं। हाई बैरियर्स टू एंट्री, वो एंट्री मेरी बहुत बड़ा बिग फर्म है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मेरे पास है, मैं अपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम कर रहा हूं, तो दूसरी फर्म कोशिश ही नहीं कर पा रही, कर रही है लेकिन फेल हो जाती है एंटर करने में, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शंस हो। किसी भी हाल में यहां पर एंट्री आसान नहीं होती। वजह यह कि अगर एंट्री आसान हो गई तो फिर ये या तो परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो जाएगा, बहुत सारे भर जाएंगे इसके अंदर। तो इसको ओलिगोपोली बनाए रखने के लिए इसके अंदर एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करना होता है। जो इनका प्रोडक्ट होता है वो कोई भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। जो इनका प्रोडक्ट है, जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये लोग, ये होमोजीनियस भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। और ये सारी फर्म, जितनी भी ओलिगोपोली के अंदर फर्म होती हैं, ये सारी एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होती हैं। एक फर्म जो पॉलिसी बनाएगी उसका असर दूसरी फर्म पर पड़ेगा, वो फर्म जो बनाएगी उस पर पड़ेगा। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा अलग अलग थ्योरीज आती हैं ओलिगोपोली के अंदर। बहुत सारी अलग अलग ओलिगोपोली की थ्योरीज मैंने डाली हुई हैं, आप चैनल पे जाकर देखिएगा तो आपको मिलेंगी। ओलिगोपोली का एक पूरा मेरे ख्याल से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें देखिएगा। इसमें बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं ओलिगोपोली के अंदर। वो इसीलिए होती हैं क्योंकि फर्म इंटरडिपेंड करती हैं, तो सारी इनके जो डिसीजंस होते हैं वो एक फर्म के डिसीजन दूसरी की डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। और जो मार्केट होती है यहां पर उनके पास पावर जो है वो बहुत लिटिल होती है, यानी ईच फर्म हैज लिटिल मार्केट पावर इन इट्स ओन राइट्स, यानी मैं अपने आप कुछ कर सकूं, यानी लिटिल पावर इन इट्स ओन राइट्स। पहले लिख लूं उसको, लिटिल पावर इन इट्स ओन राइट्स। ओन राइट्स का मतलब है कि यानी मैं जो कह रहा हूं, मेरे पास टोटली अपने आप मेरा डिसीजन लेने के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है। मेरा जो भी डिसीजन मैं लूंगा वो मेरा डिसीजन दूसरे पर डिपेंड करेगा, इसीलिए इसमें इंटरडिपेंडेंस कहा गया है। सॉरी, मैं पढ़ाता रहा, मेरा कैमरा रुक गया था और मैंने यहाँ से उसको मिटाकर आगे भी पढ़ाने लगा था और मैंने बाद में देखा कैमरा रुक गया था। ठीक है, तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि लिटिल मार्केट पावर इन इट्स ओन राइट। तो हम इसको इंटरडिपेंडेंस इसीलिए कहा क्योंकि इसके अंदर हम ये मानकर चलते हैं कि जो भी पावर मेरे पास है वो थोड़ी सी ही है कि मैं अपने आप कोई डिसीजन ले सकूं, बल नहीं तो मेरे सारे डिसीजन डिपेंड करते हैं दूसरी फर्म के ऊपर या दूसरी फर्म्स के डिसीजन के ऊपर, क्योंकि कुछ तो फर्म है वैसे ही काम करेंगी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ड्यूपोली की। तो देखिए ड्यूपोली के, ड्यू का मतलब दो, ड्यूपोली, तो ड्यूपोली के अंदर जो फीचर्स हैं वो सब सेम है, सिर्फ यहां पर हम ये मानकर चलते हैं कि यहां पर टू फर्म्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर ओ बायर। फर्म्स यहां पर सिर्फ दो होती हैं, जाहिर है मार्केट शेयर उनका बस जितना भी शेयर है वो दो जगह बट रहा है सारा का सारा। ठीक है, तो यहां पर ऑलमोस्ट फीचर सेम है जो कि ओलिगोपोली के अंदर होते हैं, बस वहां पर कुछ फर्म होती है, यहां वो फर्म्स दो हो जाती हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि हर ड्यूपोली ओलिगोपोली होती है। ठीक है, यानी जरूरी है कि जो भी ड्यूपोली होगी वो ओलिगोपोली जरूर होगी, क्योंकि हम फ्यू का है तो ओलिगोपोली कह रहे हैं, उस फ्यू में कम होते होते दो हो जाए तो ड्यूपोली हो जाती है। इस रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा और बढ़ जाते हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ड्यूपोली के अंदर अगर एक तीसरी फर्म इंटर हो गई तो क्या होगा, ये ओलिगोपोली बन जाएगा। ठीक है, अब आखिरी है इसका
मोनोपोली जहां पर सिर्फ आपके पास एक ही फर्म होती है। मोनोपोली में आपके पास ले देकर बस एक फर्म है, यानी वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सेलर एक है, बायर बहुत सारे हैं, ठीक है। और जाहिर है ये जो भी ये मोनोपोलिस्ट होता है ये देख कर रखता है कि इसके प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट हुआ तो फिर ये मोनोपोली रहेगी नहीं, ड्यूपोली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो एक और अदर फर्म बना रही है ना, तो यहां पर फिर मोनोपोली तो खत्म हो जाती है। तो यहां मानकर चलते हैं कि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है बस ये अकेला ही प्रोडक्ट मार्केट के अंदर होता है, और वेरी हाई बैरियर्स टू एंट्री। अगर हाई बैरियर नहीं होंगे, कोई अदर फर्म, फिर मैं वही बात कर रहा हूं, ये बैरियर्स जितने भी होते हैं, या तो एक फर्म होती है जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम कर रही होती है, साहब बहुत लार्ज प्रोडक्शन कर रही है, तो वो थोड़े से मार्जिन में भी बहुत कमा पा रही है। जो छोटी फर्म आगे आ रही है वो उस पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे और छोड़कर चली जाती हैं। एक तो तरीका ये है मोनोपोली को बरकरार रखने का, मेंटेन करने का। दूसरा ये है कि साहब किसी वजह से गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। साहब लाइट एक टाइम में सिर्फ गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती थी, इलेक्ट्रिसिटी कोई दूसरा नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया हुआ था, मोनोपोली थी। अब मान लीजिए कोई और प्राइवेट सेक्टर्स के लोग आके उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगे, तो यानी एक और आ गया तो ड्यूपोली हो गई, और ज्यादा आ गए तो ओलिगोपोली हो गई, ठीक है। अगली बात ये कि जो मोनोपोली होती है वो अपने आप में एक इंडस्ट्री होती है। मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हम क्या कहते हैं? हम इंडस्ट्री कहते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्म्स इन ए कंट्री मेक्स इंडस्ट्री। एक कंट्री के अंदर जितनी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फर्म्स होती हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फर्म्स होती हैं, वो सब मिलके उसकी इंडस्ट्री बनाती हैं। तो यहां तो सिर्फ एक ही सेलर है ये प्रोडक्ट बनाने वाला, कोई सेलर दूसरा है ही नहीं, तो अपने आप में ये इंडस्ट्री भी हो जाएगी। और पांचवा है कि इसके पास मार्केट पावर होती है, ये प्राइस मेकर होता है। जो मोनोपोलिस्ट होता है ये प्राइस मेकर होता है, ये अपने प्राइस खुद सेट करता है मार्केट की डिमांड के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि ये कोई भी हाईएस्ट प्राइस सेट कर ले और इसका प्रोडक्ट बिक जाएगा, ऐसा नहीं होता। जाहिर है इसको भी मार्केट का ख्याल रखना होता है। अगर ने बहुत ज्यादा प्राइस कर दिया, लोग नहीं खरीदेंगे वो प्रोडक्ट, उससे मिलता जुलता जो थोड़ी दूर का भी होगा उससे खरीद के काम चलाएंगे, है ना। तो इसलिए ये जो यहाँ मोनोपोलिस्ट जो होता है ये प्राइस मेकर तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% इंडिपेंडेंट होता है। 100% इंडिपेंडेंट है अपने ओन प्रॉफिट के अंदर, लेकिन वो उस वक्त तक ही चेंज करेगा जब तक उसको प्रॉफिट है। अगर उसको मालूम है कि किसी प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी किसी पर्टिकुलर जगह पर इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो उसकी प्राइस वहां कम चेंज करेगा, उस जगह पर जहां इलास्टिसिटी कम है वहां बढ़ा देगा, ठीक है। तो यही मार्केट एंड कॉम्पिटिशन्स हैं कि मार्केट क्या होती है और क्या क्या कॉम्पिटिशन्स होते हैं। मुझे उम्मीद है ये सब आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो इसको समझने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।